एक कड़ा फैसला लीजिए, या तो अगर आपकी पार्टी उस पर कार्रवाई करे, यानी कि आप पद से रिजाइन कीजिए, या तो आप अपने पति को आप क्या कहते हैं, पति को डाइवोर्स दीजिए। तो उसमें भी मेरा नाम नहीं था। फिर लगा कि चलो भाई तकनीकी भूल हो गया है, लोगों से गलती हो गई है। ये कौन सा भैया भेदभाव है, ये किस तरह की भेदभाव है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, 2 दिन पहले सहरसा में श्री चंडी महोत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें निमंत्रण राजद के जो विधायक तेजस्वी के करीबी विधायक गौतम कृष्णा जी को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन मंच पर ना नेम प्लेट थी, ना भाषण देने का मौका मिला। अब ऐसे में गौतम कृष्ण जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, तेजी से काफी नाराजगी दिखा रहे हैं। सीधा उनसे जुड़ते हैं, हमारे साथ में है। क्या कुछ मामला हुआ था? बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार महोदय। मुद्दा गौतम कृष्ण का नहीं है, मुद्दा महिषी विधायक का है। मैं गौतम कृष्ण होने के नाते मंच पे उपस्थित नहीं था, मैं महिषी के विधायक होने के नाते मंच पे उपस्थित था। तो विधायक जी के मंच पर और नाम भी नहीं और था। नाम ना होना, स्वागत की सूची में कहीं जिक्र ना होना, फिर संबोधन का नहीं होना, तो ये मुद्दा गौतम कृष्ण का नहीं है, वो राजद विधायक महिषी के विधायक गौतम कृष्ण का है। और गौतम कृष्ण का मान कीजिए अपमान कीजिए, हमको भाई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर महिषी के विधायक होने के नाते अगर कहीं अनदेखा होगा, मेरे हक और अधिकार में कटौती होगी, कहीं मान सम्मान में भेदभाव होगा, तो निश्चित रूप से मैं चुप नहीं रहूंगा। निमंत्रण क्या कहकर दिया गया था? निमंत्रण बजावते कार्ड छपा हुआ है, निमंत्रण कार्ड है, क्योंकि ये सरकारी महोत्सव है, सरकारी फंड से अधिकारियों के द्वारा आयोजित है, किसी पार्टी विशेष का नहीं है कार्यक्रम। जब पार्टी विशेष का नहीं है तो पार्टी विशेष का कार्यक्रम बना करके आप कार्यक्रम कीजिएगा। खास व्यक्ति बोलेंगे, खास पार्टी के लोग बोलेंगे और बाद बाकी नहीं बोलेंगे, तो ये चीज बर्दाश्त कैसे होगा। तो इसलिए मेरी आपत्ति थी कि निमंत्रण सूची में बजावता नाम था, तो वो भेदभाव क्यों। अगर कहेंगे कि समय का अभाव था, तो नेम प्लेट लगाने में क्या पैसा का अभाव था क्या? कागज पे देने में कागज का पन्ना का अभाव था कि उसमें नाम ऐड कर देते फलना बाबू का जो स्वागत सूची में है। जनता पूरा बात समझना चाह रही है। जब वहां पर पहुंचे तो क्या क्या आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया, क्यों नाराज हुए आप, वजह क्या था? जब वहां पहुंचे तो क्या हुआ? नहीं, मैंने तो कहा कि ठीक है, जब मैं पहुंचा मंच पे तो मंच पे सबका नाम प्लेट लगा हुआ है, कौन कहाँ बैठेंगे, नेम प्लेट उसमें मेरा नहीं था, लेकिन मैं सीट एडजस्ट करके बैठ गया। तो मुझे थोड़ा सा लग गया कि लगता है कुछ ना इसमें बात कुछ है। फिर कुछ देर के बाद एक कागज की सूची है जिसपे स्वागत लिस्ट वाला था, तो उसमें भी मेरा नाम नहीं था। फिर लगा कि चलो भाई तकनीकी भूल हो गया है, लोगों से गलती हो गई है, विधायक तो हाँ। तो उसके बाद फिर जब संबोधन की बात आई तो सहरसा डीएम बोलते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, सीधे वहाँ के जो विधायक जी हैं उनको बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं समय समाप्त हो गया, 5 मिनट में कार्यक्रम खत्म हो जाता है। ये कौन सा भैया भेदभाव है, ये किस तरह की भेदभाव है, और इसके अंदर इसके लिए कौन जिम्मेवार है। मैंने सरकार से मांग किया था अपने सोशल पोस्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया के पोस्ट के माध्यम से, कि सरकार यह जवाब देना चाहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में इस तरह के साजिश रचे गए और किनके द्वारा रचे गए। अगर अधिकारी दोषी हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो गुस्सा फूटा कब, जब आपके नाम को भाषण में नाम नहीं भैया, जब जल्दबाजी में कोई कह रहा है कि कार्यक्रम समाप्त की जाती है, तो 2 मिनट में अगर 2 मिनट का मान सम्मान संबोधन के बाद अगर समाप्त हो जाता, तो लोग को क्यों गुस्सा फूटेगा? क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है वो अधिकारी नहीं है, तुम्हारे आदेश पालन करता नहीं होता जनप्रतिनिधि, ये समझना चाहिए व्यक्ति का। वो नियम बनाने वाले हैं। वहाँ की जन संवाद होता है तो वहाँ की क्या कमियां रह गई है, पर्यटन में और विकास क्या होना चाहिए, और यह विकास और वर्तमान स्थिति का तालमेल किस तरह से बैठाया जाना चाहिए, ये विकास किस स्तर का और होना चाहिए। तो जनप्रतिनिधि का जब संबोधन होता है तो उन चीजों को रेखांकित किया जाता है और इन चीजों को मुद्दा उठाते हैं, और जनता जो होते हैं उन डिमांडों को और अपनी समस्याओं को उससे कनेक्ट होते हैं। तो इसलिए जनप्रतिनिधि का वाजिब संबोधन होता है। यहाँ चेहरा चमकाने का और वोट मांगने का तो अभी कोई सवाल नहीं है, क्योंकि अभी तो निकट भविष्य, अभी चुनाव है भाई। कब है चुनाव? अब तो 5 साल के बाद चुनाव है। तो चुनाव को 5 साल, अभी तो चुनाव हुए ही है। तो यहाँ वोट मांगने का, जनाधार विकसित करने का और अन्य चीजों का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। इसका मतलब है कि भेदभाव सरकारी स्तर पे और प्रशासनिक पदाधिकारी किया गया है। ये मेरे लिए बहुत ये आपत्तिजनक था, इसलिए मैंने आपत्ति जाहिर किया। एक पद का जो गरिमा होता है उसको बिल्कुल मैं आगे क्या कुछ कदम उठाए? बिल्कुल, उसको छोड़िए ना, उसका मैं क्या करूंगा, वो आप लोगों को जानकारी बाद में मिलेगी। सवाल है कि चुनाव से पहले बीडीओ साहब के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आपकी डिग्री पर अब सवाल खड़ा हो गया है।
जेडीयू के जो प्रवक्ता है एमएलसी है नीरज कुमार कह रहे हैं कि फर्जी डिग्री है। तो जब फर्जी डिग्री है तो फर्जी आप वीडियो हो गए, तो वीडियो साहब फर्जी बन के आप काम कर रहे थे। पटना यूनिवर्सिटी फर्जी, बीपीएससी बिहार क्या कहते हैं बीपीएससी पूरा आयोग फर्जी। मैं कहना रहा हूँ फर्जी कौन कौन। पटना विश्वविद्यालय पूरा फर्जी, पटना कॉलेज पूरा फर्जी, पटना क्या कहते हैं बीपीएससी पूरा फर्जी, दिल्ली विश्वविद्यालय चयन आयोग फर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर फर्जी। भैया सब फर्जी का जांच करवा दो आप। अगर आपको नीरज कुमार जी को मैं आपके कैमरा के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता पूर्वक एक चैलेंज देता हूं, सारे विश्वविद्यालय का आप बीपीएससी का आप जांच करवाइए। दिल्ली विश्वविद्यालय चयन आयोग जो दिल्ली में है विश्वविद्यालय आयोग, वहां पे वो सबको जांच करवाइए आप। अगर है आपको मेरा चैलेंज एक्सेप्ट, जांच करवा दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फर्जी कौन है और उस फर्जी 12 में कौन कौन लोग रहता है वो भी पता। हम तो ठीक है भाई, हमको कौन सी है सांच को आँच क्या, दूध का दूध पानी का पानी। आइए करवाइए, है दम तो करवाइए तो एक बार। और आप क्या करते हैं, पहले इस जांच से पहले अभी मेडिकल में जितना घपलाबाजी हुआ था उसका जांच करवाइए ना हजूर प्रवक्ता महोदय। पहले सुनिए ना, आप भी बीच में घुस जाते हैं। तो पहले प्रवक्ता महोदय, अभी जो मेडिकल वाला हुआ था उसका क्या रिपोर्ट हुआ? बिहार का कोई भी एग्जाम निष्पक्ष आप करवा के दिखवा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। आप तो सारा काम करते हैं फर्जी। चले हैं गौतम कृष्ण तो आपके साथ बैठ करके आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, डिबेट करने के लिए तैयार है। भाई नीरज जी जैसे 10 आदमी के साथ बैठूंगा एक साथ, जब कहेंगे हाँ जब। ये तो चैलेंज है एक तरह से। चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, बड़े भाई को मैं कह रहा हूँ कि चैलेंज आप गौतम कृष्ण पे मत कीजिए। पूरा पटना विश्वविद्यालय, पटना कॉलेज और बीपीएससी, उसके बाद अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बना हुआ, आप सबका जांच करवाइए। है क्षमता तो जांच करवा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से आग्रह कीजिए कि सब पे आयोग पे बैठना चाहिए। भाई मेरा क्या है, 50 बार एग्जाम लेगा, हम 60 बार क्वालिफाई करेंगे। हम तो ओपन चैलेंज देते हैं। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की डिग्री पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। ये सवाल आप उनसे 280 सीट आया, प्रोफेसर नहीं बन पाए, वजह क्या था? सर सुनिए ना, ये तो माननीय मंत्री अशोक बाबू से आप पूछिएगा, विश्वविद्यालय चयन आयोग से पूछिएगा, और ये आदरणीय नीरज भैया से पूछिएगा। ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल उनका है। उनसे पूछिएगा कि भाई आपके यहाँ के मंत्री जी का क्या बात है, अन्य का क्या बात है। ठीक, एक आखिरी सवाल रखते हैं। जिस तरह से उत्तराखंड सरकार में मंत्री है भारतीय जनता पार्टी की रेखा आर्या के पति का बयान सामने आ रहा है कि बिहार की बेटियों को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है कि 20 से 25 हजार में बिहार की बेटियां मिल जाती हैं शादी के लिए, इसको गौतम कृष्ण कैसे देख रहे हैं? कौन मंत्री जी हैं? रेखा आर्या के पति है। किस पद से है, किस पार्टी से है? बीजेपी है। तो बहन रेखा जी को मैं प्रणाम करता हूं और मैं आपसे एक साहस की उम्मीद करता हूं। आपको कड़े फैसले करने होंगे। आप बहन बेटियों के साथ हैं। बहन बेटियां कोई बिहार, उत्तराखंड और झारखंड और राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से नहीं बांटे जाते हैं। बहन बेटियां सबकी होती है, मान सम्मान सबका होता है। तो मैं बहन मंत्री रेखा गुप्ता जी से, रेखा गुप्ता जी ना से मैं क्या है, क्या पूरा नाम है? रेखा आर्या जी से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, एक कड़ा फैसला लीजिए। या तो अगर आपकी पार्टी उस पर कार्रवाई करे, यानी कि आप पद से रिजाइन कीजिए, या तो आप अपने पति को आप क्या कहते हैं, पति को डाइवोर्स दीजिए। अगर आपके पति इतने बड़े शर्मनाक बयान देते हैं तो आप में क्षमता है तो आप अपने पति से माफी मंगवाइए। सवाल ये है कि बिहार बीजेपी के शीर्ष नेता, सुनिए ना, आप अपने पति से माफी मंगवाइए, क्योंकि पति पत्नी कोई अलग नहीं है। आप एक घर में रहते हैं, एक विचारधारा के साथ चलते हैं। तो आपकी विचारधारा से अगर आपके पति सहमत नहीं है तो आप तुरंत कहिए कि भैया आप माफी मांगो, बहन बेटियों से माफी मांगो। बहन बेटियों से कोई जीत नहीं सकता है। कोई बहन बेटी जब दुर्गा का रूप लेती है तो उससे दुनिया नहीं बच पाया है, तो आप क्या बच पाइएगा। तो इसलिए कहते हैं बहन बेटियों से आप माफी मंगवाइए अपने पति से, या तो आप पति से आप रिजाइन करिए, या तो डाइवोर्स दीजिए। यही 3 विकल्प है आपके पास। बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं से जब सवाल किया जा रहा था, कह रहे तो माफी मांग लिया था। भाई मोदी को भी जो गाली, मोदी के माँ के जो गाली दिए थे उसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके लिए बिहार बंद कराया गया था। और बिहार की बेटियों की जब बात आई तो कुछ नहीं, माफी मांग लिया, हो गया।
इसका मतलब कोई कुछ भी बोल देगा हमारे बेटी बहन के बारे में। भैया ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ा इसका ये विपक्ष अंदर में भी तो चुप तिक्रम है। चल रहा है, तिक्रम चल रहा है अंदर में। ये नहीं होता है एक आप उसको क्या कहें, ठेठ भाषा में बोलेंगे तो फिर आप लोग मीडिया में चला दीजिएगा। ये चंडाल चौकड़ी बना हुआ अंदर में, चंडाल चौकड़ी बना हुआ है। ये लोग तय करता है कि किस पे बोलना है, किस पे नहीं बोलना है, किसको उकसाना है, किसको पीन करना है, किसको भोला करना है। भोला समझते हैं सर? भोला मतलब तलवार करना है। ये लोग उकसा उकसा के एजेंडा सेट करता है, ये उकसा उकसा के एजेंडा सेट करता है। बहन बेटियों का अपमान क्या, वो बीजेपी की बहन बेटी नहीं है क्या? राष्ट्रीय जनता दल की बहन बेटी है, वो सबकी बहन बेटी है, देश की बहन बेटी है, मानवता की बहन बेटी है। इसलिए उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मंत्री है तो मैं तो कहा बहन रेखा से आग्रह करता हूं, आपका भाई हूं, आप तो अपने पति से माफी मंगवाइए सार्वजनिक रूप से, चुपचाप नहीं, सार्वजनिक रूप से कान पकड़ के उठक बैठक करे कि ऐसा बयान हम दिए हैं। आप लोगों को आज से मैं आप लोगों के सामने कभी नहीं आऊंगा, कैमरा के सामने कभी नहीं आऊंगा, सार्वजनिक जीवन से मैं कभी दिखूंगा भी नहीं। और एक बात ये करें, ये इतना माफी मंगवाए और बहन रेखा के साथ में वो कभी दिखे नहीं। इतना अगर माफी मांगे तो उसको माफ करना चाहिए। उसके बाद देखें, या तो बहन रेखा की बात नहीं मानता है तो ऐसे पति को डाइवोर्स करना चाहिए। अगर आपको लगता है, या फिर अगर लगता है कि नहीं आपके पति की बात में भी अगर आप ढुलमुल रवैया में है तो बीजेपी को चाहिए सरकार से ऐसे मंत्री को बर्खास्त करे तुरंत। बिल्कुल कोई समझौता नहीं, बहन बेटियों के मुद्दा पे कोई समझौता नहीं, मान मर्यादा के मुद्दा पे कोई समझौता नहीं, गंगा जमुनी संस्कृति के मुद्दा पे कोई समझौता नहीं, गरीब कमजोर अकलियतों के मुद्दा पे कोई समझौता नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के मुद्दा पे कोई समझौता नहीं, मानवता के मुद्दा पे कोई समझौता नहीं। ये मेरा अपना नजरिया है। चलिए, ये अपना नजरिया है। तभी आप सुन रहे थे राजद के विधायक गौतम कृष्ण जी तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। श्री चंडी सहरसा में जो महोत्सव हुआ उसको लेकर भी मैंने सवाल किया, डिग्री को लेकर इनका सवाल किया, और बिहार की जो माँ बहन बेटिया को जो अपमान किया जा रहा है उस पर लेकर भी सवाल किया। तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।